नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण और सकारात्मक जानकारियां लेकर आया हूं। दोस्तों, भले ही सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर इनकार कर दे, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगें थमने वाली नहीं हैं। सरकार को आखिरकार 8वां वेतन आयोग लाना ही पड़ेगा और इस विषय पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। यह मांग तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं कर देती। जी हां, इस पर मैं आपको आगे और जानकारी दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, ओआरओपी से जुड़ी एक बेहद खास और खुशखबरी भी है। जी हां, ओआरओपी की एक बड़ी विसंगति को सरकार ने दूर करने का निर्णय लिया है, जो वाकई में एक बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, इस फैसले के तहत पेंशनर्स के पीपीओ भी बदल जाएंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में ओआरओपी से जुड़ी अन्य विसंगतियों को भी सरकार ठीक कर सकती है? क्या यह कदम उन सभी समस्याओं को दूर करने की दिशा में पहला प्रयास है? इस पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो न केवल पेंशनर्स के हित में है, बल्कि कोर्ट ने सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां, यह वाकई एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। आगे मैं आपको कोर्ट के जजमेंट की कॉपी दिखाकर विस्तार से समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पेंशनर्स अब कर्मचारियों से जुड़ी ऑथेंटिक और भरोसेमंद जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। फैसला पेंशनर्स के पक्ष में और 50,000 रुपये का जुर्माना भी। जी हां दोस्तों, कई बार पेंशनर्स के साथ अन्याय होता है, लेकिन यह फैसला उनके लिए न्याय की दिशा में एक अहम कदम है। तो कभी कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जी हां, हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने न केवल पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया, बल्कि सरकार को यह आदेश भी दिया कि पेंशनर्स का जो हक है वह उन्हें देना होगा। इसके साथ ही माननीय कोर्ट ने सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ और यह न्याय की ओर लोगों की आस्था को और मजबूत करने वाला है। यह दिखाता है कि यदि आप कहीं अन्याय का सामना कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए न्याय का माध्यम बन सकता है। साथ ही हमारा इक्वल एमएसपी का केस भी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट से इसी तरह के न्यायपूर्ण फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। तो दोस्तों, आइए अब इस मामले के जजमेंट की कॉपी पर एक नजर डालते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। यह रही आपके सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जजमेंट कॉपी, जो हाल ही में 3 दिसंबर 2024 का जजमेंट आया है। उसकी कॉपी आपके सामने है। दोस्तों, इस जजमेंट में आप देख सकते हैं कि भारत सरकार इसमें अपीलेट है, जबकि पेंशनर इसमें रेस्पोंडेंट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न केवल पेंशनर को न्याय प्रदान किया है, बल्कि भारत सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जी हां दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जजमेंट किस मुद्दे पर आधारित है। जब किसी पेंशनर के अधिकारों का हनन होता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का न्यायपूर्ण निर्णय देकर उन्हें उनका हक दिलाती है। इस मामले को विस्तार से समझने के लिए आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी मुख्य कहानी समझा देता हूं। यह मामला एक सैनिक से जुड़ा है, जो अपनी सेवा के दौरान जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात था। ड्यूटी करते हुए रात के लगभग 2 बजे पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया। यही वह मुद्दा है जिसके आधार पर यह जजमेंट आया है। यह घटना हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में घटित हुई, जहां ड्यूटी के दौरान एक सैनिक को दिल का दौरा पड़ता है। खराब मौसम के कारण उन्हें एयरलिफ्ट करना संभव नहीं हो पाता। उनके साथी उन्हें पैदल ही वहां से निकालते हैं,
लेकिन दुर्भाग्य से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर इस मामले को बैटल कैजुअलिटी घोषित करते हैं। हालांकि जब उनकी फैमिली पेंशन शुरू की जाती है तो उन्हें लिबरलाइज फैमिली पेंशन देने के बजाय स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाती है, जो शहीद का दर्जा नहीं मानती। इस निर्णय के खिलाफ परिवार एफटी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में केस करता है। ट्रिब्यूनल पेंशनर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लिबरलाइज फैमिली पेंशन देने का आदेश देती है, लेकिन इसके बाद भारत सरकार इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए पेंशनर को न्याय प्रदान किया है। कोर्ट ने लिबरलाइज फैमिली पेंशन देने का आदेश बरकरार रखा और सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न केवल एएफटी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है, बल्कि इसे सही ठहराते हुए लिबरलाइज फैमिली पेंशन को मंजूरी देने का भी आदेश दिया है। साथ ही भारत सरकार की अपील को खारिज करते हुए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जैसा कि आप 13 और 14 नंबर पैराग्राफ में देख सकते हैं, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फाइनल जजमेंट में निर्देश दिए हैं। मैं आपको 14वें पैराग्राफ का मुख्य भाग समझाता हूं। द अपील इज डिसमिस्ड, यानी भारत सरकार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी जाती है। दिशा निर्देशों को पैराग्राफ 13 में संदर्भित दिशा निर्देशों को 3 महीने के अधिकतम समय से आज से लागू किया जाएगा, यानी पैराग्राफ 13 में दिए गए निर्देशों को आज से अधिकतम 3 महीने के भीतर लागू करना होगा। We direct the appellant to pay the cost quantified as 50,000 rupees to the respondent within a period of 2 months from today. यानी भारत सरकार को 50,000 रुपये का जुर्माना रेस्पोंडेंट पेंशनर को आज से 2 महीने के भीतर भुगतान करना होगा। यह हालिया जजमेंट 3 दिसंबर 2024 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सरकार की अपील खारिज की है, बल्कि पेंशनर को लिबरलाइज फैमिली पेंशन का लाभ देने का आदेश भी सुनिश्चित किया है। यह फैसला न्याय के लिए एक मिसाल है जो पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी पर ध्यान देते हैं। ओआरओपी की विसंगतियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 10 में से पहली विसंगति दूर हो गई है। अब अगला कदम है पीएमआर प्री 2006 को एमएसएसईपी रिजर्व से जोड़कर और हर मुद्दे पर सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, कुछ विसंगतियां ऐसी हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और मैं आमतौर पर देखता हूं कि इन विसंगतियों को अन्य स्थानों पर नहीं उठाया जाता है। खासकर 2006 से पहले के पेंशनर्स को एमएसएसईपी देने का मुद्दा, जैसे कि 2006 के बाद से रिटायर हुए सिपाही जिनकी सेवा का समय 17 साल है, उन्हें एमएसएसईपी के हिसाब से पेंशन मिल रही है, लेकिन 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशनर्स को सिर्फ सिपाही का ही पेंशन मिलता है। ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि ओआरओपी के सभी चरणों 1, बॉन्टन 2 और 3 में यही विसंगति बनी रहेगी। जब भी ओआरओपी लागू होगा, यह अन्याय हमेशा बना रहेगा। मैंने देखा है कि खासकर इस विसंगति को, यानी प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएसएसईपी का फायदा नहीं देने वाली विसंगति को कोई भी नहीं उठा रहा है। किसी भी रूप में कोई भी संस्थाएं इस विसंगति को नहीं उठा रही हैं, जबकि अगर हम सही मायने में देखें तो यह ओआरओपी की एक बहुत ही अहम और बड़ी विसंगति है। हाल ही में मैंने 10 विसंगतियों का उल्लेख किया था, जिनमें से पहली विसंगति का समाधान अब हो चुका है। जी हां, सबसे पहले जो विसंगति मैंने प्राथमिकता के आधार पर गिनाई थी, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आइए इसे देखते हैं। प्राथमिकता संख्या 10 में जो विसंगति है, वह ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के लिए कम सेवा की गणना की जा रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 32 साल की सेवा करके ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर हो रहा है, तो ओआरओपी में केवल 30 साल की सेवा का लाभ दिया जा रहा है। यह कहां का न्याय है? अगर किसी ने 32 साल सेवा की है और ओआरओपी में उसे केवल 30 साल का फायदा मिल रहा है, तो यह तो पूरी तरह से विसंगति और अन्याय है, जिसे तुरंत दूर किया जाना चाहिए।
प्राथमिकता संख्या 9 की विसंगति में एक्स ग्रुप का मुद्दा है, जबकि प्राथमिकता संख्या 8 में है जेसीओ पेंशन में कमी। जी हां, OROP1 से लेकर OROP2 और 3 में जेसीओ की पेंशन कैसे कम हो गई, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। प्राथमिकता संख्या 7 में वॉर इंजरी एलिमेंट के तहत जो सेवा अवधि की गणना की गई है, वह भी एक विसंगति है। यह गलत तरीके से किया गया है। प्राथमिकता संख्या 6 में रिजर्विस्ट पेंशनर्स को OROP से बाहर कैसे रखा जा सकता है। प्राथमिकता संख्या 5 में PMR प्री मैच्योर रिटायरमेंट को कैसे बाहर किया जा सकता है। PMR आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स के तहत रिटायरमेंट का एक स्कीम है, तो इन पेंशनर्स को OROP से बाहर रखना किस प्रकार का निर्णय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने OROP के प्रारंभिक भाषण में यह कहा था कि आर्मी में वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं होता है, तो अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट या प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं होता तो PMR के आधार पर कुछ पेंशनर्स को OROP से बाहर रखना कैसे उचित है। प्राथमिकता संख्या 4 में OMJC ओल्डर मैन ज्वाइंट कमेटी की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। हाँ, यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्राथमिकता संख्या 3 में SFP स्पेशल फैमिली पेंशन और LFP लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के पेंशनर्स का मामला है। जब पेंशन शुरू की गई थी, तब पुराने पेंशनर्स के लिए उनके वास्तविक सेवा समय के आधार पर OROP में जो लाभ दिया गया, उसके कारण उनकी पेंशन में कमी आई है। प्राथमिकता संख्या 2 में प्री 2006 के पेंशनर्स को MSP मिनिमम पे स्केल का लाभ लागू किया जाना चाहिए। जी हां, यह OMJC में भी है। इस विसंगति को दूर किए बिना OROP कभी भी पूरा नहीं हो सकता। अब मेरे अनुसार प्राथमिकता संख्या 1 में आता है OROP की विसंगतियों में। यह है लाइव डाटा को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराना। जी हां, OROP से संबंधित पेंशन डिटेल्स और टेबल्स का डाटा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। आप सभी ने देखा होगा, अब प्राथमिकता संख्या 10 की विसंगति को हल कर दिया गया है। जी हां, इसके लिए एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। चलिए, अब मैं आपको एक पत्र दिखाकर समझाता हूं। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के वित्त विभाग का पत्र है, जो 3 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। इस पत्र में OROP की एक बड़ी विसंगति को ठीक करते हुए भारत सरकार ने एक घोषणा की है। जी हां, इस पत्र में कुछ पेंशनर्स का नाम और उनके बारे में पूरा विवरण दिया गया है, साथ ही उनके CP-ग्राम्स और ग्रीवेंस का संदर्भ भी शामिल है। इस आधार पर आदेश जारी किया गया है। अब देखिए, इस पत्र का विषय है रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इस पत्र में उस विसंगति को ठीक किया गया है जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था। अब यह विसंगति थी कि जो भी सुविधाएं मेजर होते हैं, जब कोई व्यक्ति सुविध मेजर होता है तो उसे उसकी सेवा अवधि जैसे 32 या 33 साल के हिसाब से OROP में लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही वह ऑनरी लेफ्टिनेंट बनता था, उसकी सेवा अवधि 30 साल तक सीमित हो जाती थी, जो एक बड़ी विसंगति थी। अब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इस विसंगति को सुधार लिया है। जी हां, अब रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो भी सुविध मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन बनते हैं, उन्हें उनकी वास्तविक सेवा अवधि अधिकतम 33 साल के हिसाब से लाभ मिलेगा। यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, जिसे भारत सरकार ने OROP की इस बड़ी विसंगति को ठीक करने के लिए उठाया है। इसके अलावा OROP में कई अन्य विसंगतियां भी हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी की ओर। सही है कि सरकार ने संसद में HCPC पर जवाब दे दिया है, लेकिन मांग अब भी जारी है। भारत सरकार HCPC से पीछा नहीं छुड़ा सकती। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई भी प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। कई संस्थाओं द्वारा अब यह मांग लिखित रूप में सरकार तक पहुंचने लगी है। JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जैसी एक बड़ी संस्था जो सरकार द्वारा स्वीकृत है, भी इस मामले में सक्रिय है।
अब 8वें वेतन आयोग को गठित करने की मांग फिर से उठाई गई है और यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, यह जरूरी है कि भारत सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाए ताकि वह 8वें वेतन आयोग से पीछा न छुड़ा सके। इसी सिलसिले में एक और मांग भेजी गई है। चलिए अब इस पत्र को देखते हैं। हालांकि भारत सरकार ने संसद में यह कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, फिर भी पेंशनर और कर्मचारी संस्थाएं लगातार 8वें वेतन आयोग को लेकर भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये 3 दिसंबर 2024 का पत्र है, जिसे आप देख सकते हैं। यह पत्र उसी दिन का है दोस्तों, जब भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया था। यह पत्र कैबिनेट सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल के चेयरमैन को भेजा गया है और यह पत्र खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एक ऐसी संस्था है जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित और स्वीकृत किया गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर इस संस्था द्वारा उठाया गया मुद्दा और यह पत्र लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार 7वें वेतन आयोग को समय पर गठित किया गया था। इस पत्र में इस प्रकार के कई अन्य जस्टिफिकेशंस भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, भले ही भारत सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर मना किया हो, लेकिन इस प्रकार की मांगें समय समय पर उठती रहेंगी और भारत सरकार को इन मांगों पर विचार करना पड़ेगा। हालांकि संसद में भारत सरकार ने यह जवाब दिया है कि फिलहाल इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, फिर भी यह मुद्दा लगातार उठता रहेगा। लेकिन सरकार को इस संबंध में एक प्रस्ताव लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो कर्मचारी और पेंशनर संस्थाएं भारत सरकार पर समय समय पर इस प्रकार के मांग पत्र, धरना प्रदर्शन और अन्य तरीकों से 8वें वेतन आयोग का दबाव बनाती रहेंगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह मांग लगातार जारी है और भारत सरकार को 8वें वेतन आयोग को गठित करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने यही जानकारी दी। अगर आगे कोई और जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।